ये दौरा जो है पीएम मोदी के काफ़ी खास जो है माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चीन जा रहे हैं और जिस समय पर चीन जा रहे हैं वो समय काफ़ी अहम माना जा रहा है, जहां एक और अमेरिका के साथ जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं और गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन का पहला दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब चीन जाएंगे। और ऐसे में जाहिर तौर पर जो है जो ट्रंप की चिंताएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी। और दूसरी ओर जिस तरीके से ट्रंप जो है वो टैरिफ वॉर लेकर चल रहे हैं, इस टैरिफ वॉर में खुद अमेरिका फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि इस टैरिफ वॉर से जो अमेरिका के लोग हैं उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस बीच अगर ट्रंप के खिलाफ बड़ा गठबंधन हो रहा है, उसको लेकर बात करें तो ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। भारत पर टैरिफ के बाद ट्रंप अमेरिका में घिरते नजर आए हैं। ट्रंप को दुनिया से कड़ा मैसेज मिल रहा है और रूस से लेकर ब्राजील तक ट्रंप को सख्त संदेश मिला है। टैरिफ पर भारत अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है और अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे और रूस भी पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल और रूस ने कहा है कि भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार ट्रंप की धमकियां रूस के साथ व्यापार संबंध समाप्त करने के लिए मजबूर करने का प्रयास है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। लूला दा सिल्वा ने कहा कि टैरिफ पर चर्चा के लिए ट्रंप को फोन नहीं करेंगे। ब्राजील, भारत, रूस और चीन ब्रिक्स का हिस्सा हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करना चाहूँगा। और अरविंद जी सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल जो है उनकी मौजूदगी इस वक्त मॉस्को में है, इस मौजूदगी को जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखा जाए उसमें? हाँ, डोभाल साहब की मॉस्को में मौजूदगी को हम भारत की एससीओ मीटिंग की तैयारी के रूप में देख सकते हैं जी। दूसरी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे तो यह अपने आप में काफी बड़ी विजिट होने वाली है, क्योंकि किसी भी देश का शीर्ष नेतृत्व जब किसी देश की यात्रा पर जाता है तो वह काफी अहम घटना मानी जाती है। तो पहले तो इन चीजों को ऐसे समझना चाहिए। पर इसके साथ साथ डोभाल साहब का हाल ही ये कि ब्रिक्स ने कोई नया फैसला ले लिया है या एससीओ की मीटिंग में कोई नई चीज होने वाली है, अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता है जिसमें आपसी बातचीत और उसके बाद में निर्णय लिए जाते हैं। पर अभिषेक जी, यहाँ एक खास बात जो है वो ये ध्यान रखने वाली है कि ये बार बार यहाँ के बहुत सारे एक्सपर्ट कहते रहे हैं अमेरिका को लेकर कि अमेरिका के साथ लंबे तौर पर भारत का जुड़े रहना किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं रहा है। इतिहास भी इसका गवाह है। और जब जब अमेरिका ने भारत को झटका दिया है, चाहे वो 1971 के वॉर में हो और तमाम चीजें हो, तब तक भारत और मजबूत रूप से निकल कर सामने आया है जी। भारत ने अपनी मजबूरी को बढ़ाया है, चाहे वो हरित क्रांति हो, तो हरित क्रांति के पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका ही जिम्मेदार था। जब अमेरिका ने भारत को अनाज देने से मना कर दिया था, तब भारत में जो इंदिरा जी थे वो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत अमेरिकी रिश्तों में स्पष्ट हैं। जो भारत की अमेरिका पर निर्भरता है उसको ऐसे समझिए कि भारत अमेरिका को अपने कुल निर्यात का 18% निर्यात करता है, जबकि जो अमेरिका है वो केवल अपने कुल निर्यात का 2% करता है। इसलिए अमेरिका भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। पर ठीक इसके उलट अब भारत अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसकी केवल 2% भूमिका है। भारत को करना ये चाहिए कि अपने व्यापार में एक रूपता की जगह उसने बहुमुखीता लानी चाहिए। मतलब उसको अपने व्यापार का जो केंद्र है वो खासकर यूरोपियन यूनियन की तरफ मोड़ना चाहिए, या जो खासकर अफ्रीकी देश हैं उनकी तरफ मोड़ना चाहिए। चीन ने भी भारत से कहा है, बार बार कहा है, और अगर आप चीन के सरकारी जो चैनल ग्लोबल टाइम्स की खबरों को भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी बार बार आर्टिकल्स ये छपते रहे कि चीन, जो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार का असंतुलन है जी, उस पर बात करने के लिए तैयार है। मतलब चीन ने बार बार कहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी का
भारत को इस्तेमाल करना चाहिए, इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। जी ब्रिक्स के जो देश हैं वो इसलिए परेशान है अभिषेक जी, क्योंकि भारत का वहां पे रवैया काफी ढीला ढाला रहा है, एकदम जी बहुत ही सुस्त गति से वह न तो किसी चीज पे प्रतिक्रिया देता है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं अमेरिका ही थी, क्योंकि अमेरिका से भारत अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। पर अब भारत के पास संभावना है कि वह साझा हितों को देखते हुए अपनी विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, और जो भारत के हित में हो वह करें। यह वाकई आश्चर्य है कि जितना बुरा व्यवहार खासकर टैरिफ के मामले में ट्रम्प साहब ने भारत के साथ किया है, वैसा तो उन्होंने चीन के साथ भी नहीं किया, बिल्कुल, न रूस के साथ वो कर रहे हैं। बिल्कुल जी अभिषेक, बिल्कुल अरविंद जी। त्यागी साहब, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से यहाँ पर हमने अजित डोभाल की बात की, वो मॉस्को में हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे, कितना बड़ा संदेश कह सकते हैं ये चीन के लिए जाएगा, और दूसरी ओर ये मुलाकातें जो है वो किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकती हैं भारत के लिए? देखिए, आपने दो बात पूछी है, एक तो ये कि डोभाल साहब का रशिया जाना, और दूसरा ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का चीन जाना। पहले डोभाल साहब का लीजिए। एक दिन बाद, यानी कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 25% एक्स्ट्रा तारीफ लगाया, उसके एक दिन बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब की बातचीत हुई रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से। जी, वो जो काउंसिल के सेक्रेटरी हैं उनका धन्यवाद दिया डोभाल साहब ने। उन्होंने कहा कि हम रशिया का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहलगाम के इशू पर हमारा समर्थन किया। और उन्होंने क्या कहा, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने ये कहा कि हमारे लिए भारत के साथ जो हमारी संधि है, जो हमारी मित्रता है, वो केवल विशेष नहीं बल्कि सर्वोपरि है, मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों के बीच में बाइलेटरल कोऑपरेशन ऑन मल्टीलेटरल फ्रंट फॉर्मेट। अब ये जो मल्टीलेटरल फ्रंट फॉर्मेट है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये एक कारण है जिसकी वजह से अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ है। हालांकि ये छोटा कारण है, बड़ा कारण तो दूसरा है, और बड़ा कारण है हिंदुस्तान की बढ़ती हुई इकोनॉमी से डर के उसको ये लगता है कि आने वाले समय में उसको ही नहीं, यूरोपियन यूनियन को भी, कि आने वाले समय में चाइना से बड़ा प्रतिद्वंदी हिंदुस्तान हो सकता है, तो वो हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली या जैसे भी पॉसिबल हो कमजोर करना चाहता है, जिसके लिए वो पाकिस्तान को टूल की तरह इस्तेमाल करता है। इसीलिए अजीत डोभाल साहब ने वहाँ पे जब मुलाकात की वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन से, तो उन्होंने उनसे हाथ मिला के बाकायदा कहा कि करीब करीब तारीखें फिक्स हैं, हम आपका भारत में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो हुआ डोभाल साहब का रशिया जाना। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलवान की घटना के बाद पहली बार चाइना जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग। जो एससीओ है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर पहले तो 5 ही देश थे, लेकिन अब तो इसमें ईरान भी है, अब तो इसमें इंडिया भी है, और ये बढ़ के 2001 से जो आज की स्थिति है, आज इसमें करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा देश है। अब इसको आप मामूली ऑर्गेनाइजेशन मत समझिए, दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन एससीओ में है। आई एम सॉरी, दुनिया की 1/4 एरिया, 1/4 पॉपुलेशन एससीओ में है, और दुनिया का करीब करीब आधे से थोड़ा सा एरिया एससीओ के अंदर में आता है, और दुनिया की टोटल जीडीपी का करीब करीब 1/4 एससीओ में आता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब चाइना और रशिया दोनों है और इंडिया भी है, तो यहाँ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब पिछले साल पुतिन चाइना गए थे, तो उन्होंने अपनी संधि में ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बानगी देखने को मिली थी
जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। तब ये कहा गया था कि कोई भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बगैर भारत के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतना इम्पोर्टेंट देश। तो उस समय चाइना से ये कहा गया था कि आप भारत के साथ अपने जो बॉर्डर रिलेशन से तुरंत बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। आपको याद होगा कि 24 घंटे पहले ब्रिक्स की मीटिंग से चाइना ने डेप्सांग और डेमचौक के मुद्दे को सुलझा लिया था। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भारत, रशिया, चाइना और इस एससीओ की मीटिंग में ईरान भी है और इसमें बेलारूस भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका के खिलाफ बनता हुआ दिखाई देगा एससीओ की मीटिंग। जी जी अरविंद जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए, जिस तरीके से अभी त्यागी जी ने भी जिक्र किया कि डे 1 अजीत डोभाल जिस तरीके से मॉस्को गए, रूस की राजधानी गए, जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया और एक बड़ा संदेश यहां से गया, और दूसरी ओर भारत ने अमेरिका के साथ बोइंग की जो डील थी 31,500 करोड़ रुपए की, इस डील को भी रद्द कर दिया। किस तरीके से देखा जाए इस संदेश को, यानी कि यह माना जाए कि भारत ने क्लियर कर दिया कि हम जो तेल सस्ते में हमें रूस से मिल रहा है उसे हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारे लिए अपने हित पहले हैं। देखिए अभिषेक साहब, क्योंकि आपने त्यागी साहब का जिक्र किया जी, तो उनकी बहुत सारी चीजों से असहमतियां जताते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर त्यागी साहब को ये लगता है कि आगे आने वाले समय में, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि भारत चीन से भी बड़ा अमेरिका के लिए चैलेंज होगा। देखिए अभी फिलहाल की वास्तविकता यह है कि भारत दूर दूर तक अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा अभी चैलेंज नहीं है। अगर अमेरिका की ताकत को हम ऐसे अंदाज लगाएं कि अगर भारत, चीन और रूस ये तीनों सम्मिलित रूप से अगर अमेरिका का मुकाबला करते हैं, तब वो अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में, यहां तक कि चीन अकेला भी अमेरिका से मुकाबला करने के हालात में नहीं है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का साइज है। क्योंकि अमेरिकन जो है वो दुनिया के सबसे बड़े मतलब उपभोग करने वाले लोग हैं। अगर पूरी दुनिया को अगर कहीं सामान बेचना है तो वो सबसे बड़ा जो सामान खरीदने वाला कोई देश है तो वो अमेरिका है, चाहे उसकी ऊर्जा जरूरतें हो, चाहे वो हर तरीके से अमेरिका है। पर भारत का यहाँ देखिए स्पष्ट तर्क है। भारत ने ये कहा है कि जो भारत रूस से तेल खरीदता है वो अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उसकी कीमतों के आधार पर खरीदता है। इससे रूस का सहयोग करना वगैरह उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर उनको लगता है कि ये ऊर्जा खरीदने से अगर रूस को मदद मिलती है तो काफी बड़ा हिस्सा तो यूरोपियन यूनियन भी खरीद रही है, और भारत से ज्यादा तेल तो चीन खरीद रहा है। रूस का तेल का काफी बड़ा हिस्सा, आधे के आसपास तो वो केवल चीन ही ले रहा है। तो फिर केवल अन्याय भारत के साथ ही क्यों? क्या उसको मित्रता की कीमत आप अदा करने के लिए बोल रहे हैं कि आप हमारे मित्र हैं इसलिए भुगती है? चीन पे आज 30% टैरिफ है, जबकि भारत पर 50% टैरिफ है। जब हम पिछले हमने जो चर्चा की थी आपके चैनल पर, तब 25% था, और मैंने कहा था कि ये 25% नहीं रहेगा रूस के नाम पर, और ब्रिक्स के टैरिफ के नाम पर भारत पे उसका दुगना टैक्स लगेगा। तो ये है कि अभी ये 50% तक भी नहीं है। ट्रंप के अभी इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो काफी हैं। भारत के लिए लॉन्ग टर्म यही उचित है कि वह अमेरिका का अल्टरनेट ढूंढे। उस पर ज्यादा डिपेंडेबिलिटी जो बनी हुई है बरसों से, और उसके कारण हमें कभी दबाव में आना पड़ता है, वह ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म में भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हथियार आप हमसे खरीदिए। तो हथियार खरीदने के बदले में आप कहाँ तकनीकी हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं? हम क्या लंबे समय तक आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, और जब हमारी लड़ाई होगी तब आप वहां से जो जरूरी जो सामान है, बारूद है या जो तमाम चीजें जो उस समय युद्ध की स्थिति में जो जरूरत पड़ती है, वो सप्लाई बंद कर देंगे? आप तो हमें कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं अगर आप तकनीकी हस्तांतरण। राफेल के मामले में भारत को परेशानी हो रही थी वहां पे मिसाइल तैनात करने में कि क्या करें क्या ना करें, और वो फ्रांस तकनीकी हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं था। तो ये तमाम चीजें अगर आप जाएं तो एक कम से कम फेयर डील में तो जाए, ये भारत की जनता को समझना पड़ेगा। पर भारत अभी भी इतना ताकतवर नहीं है। भारत में बहुत सारे आंतरिक आर्थिक सुधारों की भी जरूरत है। फिर हमारे यहाँ पे जो आगे इकोनॉमी को जो टर्न मिलना चाहिए वो इतना तेजी से नहीं मिल रहा है जितना कि चीन से। ब्यूरोक्रेसी भी इसका एक कारण है। 1947 में जो हमारे यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स जो काम करते थे, उनकी शैली भी आज वो की वो है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है।
और जो उसमें जो विशेषज्ञता पाने वाले लोग हैं, जैसे कि खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वहां पे जो किसी चीज, यहाँ पर क्या होता है कि नीति से संबंधित अधिकांश नीतियों का जो तय करने वाले लोग हैं वो केवल बीए पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उनका जो क्वालिफिकेशन होता है वो नॉर्मली बीए होता है, हालांकि उनमें से कुछ ज्यादा क्वालिफाइड भी होते हैं। दूसरी बात यह कि अनेक अवसरों पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स ने कहा है कि उनका 80% समय जो है वो केवल रूटीन वर्क को खत्म करने में ही लगता है, 20% ही वो कुछ क्रिएटिव या पॉलिसी पे सोच पाते हैं। तो किसी विशेषज्ञों को तैनात करेंगे तो भारत के लिए कुछ ज्यादा ठीक रहेगा। बार बार से विशेषज्ञ कहते रहे कि अमेरिका के साथ आप संभलिए पर उस समय बहुत उत्साह था कि नहीं, अमेरिका और भारत एक हो जाएंगे, और ट्रंप साहब को भारत ने मतलब जो सपोर्ट किया जिस तरीके से हर चीज को एक तरफ रख के, तो वो तमाम चीजें उस समय भी विशेषज्ञ चेता रहे थे कि नहीं, भारत को ब्रिक्स में अपना जो सुस्तीपन वाला जो रवैया है वो कम करके उसे एक अल्टरनेट्स ढूंढना पड़ेगा। उस पर भी रिलाई मत करिए, ब्रिक्स के कंट्रीज भी अपने अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। एक अंतिम बात कह के मैं जो खत्म करूंगा, जो खासकर भारत चीन रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल माओ जो है 1974 में, उन्होंने, मुझे ठीक से याद नहीं है, या तो नटवर सिंह जी साहब थे या जगत मेहता साहब थे, उनको उन्होंने ये संदेश भिजवाया था कि इंदिरा से कहिए कि अब बहुत हो चुका लड़ना करना, अब बहुत लंबा है, भारत और चीन को साथ आना चाहिए। तो दरअसल दोनों में एक अविश्वास है, बहुत लंबे समय से अविश्वास है, जिसको खत्म किया जाना चाहिए, और भारत को डरने की जरूरत नहीं है जब वह डिप्लोमेसी में आगे बढ़ता है। अभिषेक साहब। बिल्कुल। अरविंद जी, अब जाहिर तौर पर देखने वाली बात यह होगी कि भारत का अगला कदम क्या होगा और किस तरीके से अमेरिका और भारत के रिश्ते सुधरेंगे और टैरिफ वॉर खत्म होगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।